2026 चल रहा है और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि वो इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, और इसलिए वो अपने पैसों को जो है वो सेविंग्स बैंक में रख लेते हैं या एफडीज़ में रख लेते हैं और सोचते हैं कि भाई जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से ज़रूर निकाल लूँगा। या फिर कुछ लोग सोचते हैं भैया एसआईपी कर लेता हूँ, और इन दोनों ही रास्तों में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और फिर वो स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर जो है वो ले नहीं पाते हैं, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग इमरजेंसी फंड को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर देंगे, कहां इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, क्या उससे आपको रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, और जो भी छोटी छोटी डिटेल्स होती है इमरजेंसी फंड के बारे में, सारी चीजें हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का, और कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट करेगा उसका पर्सनली मैं खुद से जो है वो रिप्लाई करता हूं, पूरी कोशिश करता हूं हर कमेंट को रिप्लाई करने की। तो जो भी आपके सवाल हो इमरजेंसी फंड से रिलेटेड वो आप लोग जो है मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। और एक बात, पिछली वाली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपके कोर्सेज के प्राइजेस पे कुछ डिस्काउंट मिल जाए, तो कोर्सेज के प्राइजेस पे डिस्काउंट के लिए आप लोग एक कोड यूज कर सकते हैं MON25, मॉनसून 25 है तो MON25 आप लोग यूज कर लीजिएगा एंड यू विल गेट 25% ऑफ फ्लैट। और ये हम लोग सिर्फ रख रहे हैं 3 से 4 दिन के लिए। जो लोग पहले बाय नहीं कर पाए थे उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से जाके बाय कर लीजिए और फिर ये कोड जो है वो बंद हो जाएगा। राइट, चलिए अब जल्दी से वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों ने बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, सुनना है, और आपने कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछने हैं जिसका जवाब मैं आपको पर्सनली देने वाला हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी इन्वेस्टिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके मन में ना एक डर बैठा होता है कि क्या पता कल पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो पैसा हम लाने कहाँ से वाले हैं। राइट, और क्या लगता है आपको, क्या ये डर सही है? एक्चुअली ये डर एग्जिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एंड अगर करना चाहिए तो क्या SIP उसका इलाज हो सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति डर रहा है ना वो समझदार तो है, क्योंकि एक्चुअली उसे एटलीस्ट लाइफ के बारे में ये पता है कि लाइफ इज़ अनसर्टेन और भाई कभी भी कोई भी घटना जो है वो घट सकती है और उस घटना के चलते जो है उसको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो इसलिए थोड़ा सा डर रहा है, और डरना मुझे लगता है कि एक फीचर है इन्वेस्टिंग में, एक बग नहीं है। डरना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो। राइट, अच्छा तो समझदार तो है, लेकिन भाई इस डर का इलाज जो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी हम बात कर रहे थे, ना ही इस डर का इलाज है SIP कर देना, ना ही इस डर का इलाज है डायरेक्ट स्टॉक खरीद लेना, ना ही इस डर का इलाज है कि आप अपना पैसा जो है वो सेविंग्स में रख दो, FD में रख दो। क्योंकि जब आप सेविंग्स और FD में अपना वो पैसा रख दोगे जिसका आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको शॉर्ट टर्म में ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म में ज़रूरत होने वाली है, तो वो पैसा वहाँ बैठे बैठे सड़ रहा है, वो पैसा वहाँ बैठे बैठे ख़राब हो रहा है। तो इसका इनमें से कोई भी जो है वो इलाज नहीं है। इसका अगर कोई इलाज है तो वो है इमरजेंसी फंड, जिसे हम लोग बोलते हैं। एंड मैंने एक बात बोलता हूँ वृंदा हमेशा कि जब भी आप लोग जो हैं वो क्या करें, इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करें, उससे पहले अपने रिस्क को ज़रूर कवर करें। रिस्क आपका होता है, नंबर 1 इज़ योर मेडिकल इंश्योरेंस, नंबर 2 इज़ योर टर्म इंश्योरेंस, एंड नंबर 3 इज़ योर इमरजेंसी फंड। इसके बिना आपको मेरे हिसाब से जो है वो इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक बहुत ही सुंदर सुशील टिकाऊ व्यक्ति हमारे पास आता है और कहता है सर मैंने SIP शुरू कर दिया, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में शुरू कर दिया, 100% स्मॉल कैप में लगा रहा हूँ मैं। पहली बात तो यही गलती है, बट कोई बात नहीं, मान लेते उसने SIP शुरू कर दी है। लेट अस से उन्होंने 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP शुरू करी। अब 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP उन्होंने शुरू करी, 2 साल तक उन्होंने SIP कर ली। तो एक साल में 1,20,000 रुपये, दूसरे साल में एक और 1,20,000 रुपये, 2,40,000 रुपये उनके पास जो है जुड़ के खड़े हो गए। अब दोनों ही बातें मान लेते हैं भाई 50-60 हज़ार ऊपर भी चला गया, उसका इन्वेस्टमेंट 50-60 हज़ार से ऊपर भी चला गया, उसके पास 3 लाख रुपए हो गए। या ये भी हो सकता है कि जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है वो उससे भी नीचे चल रही हो वैल्यू, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता कि भाई ऊपर कब जाएगा, नीचे कब जाएगा, और वैसे भी हम तो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे। अब इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, उसके पास इंश्योरेंस नहीं है, राइट, उसके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो वो क्या करेगा? स्टॉक्स बेचेगा, वो अपने म्यूचुअल फंड्स बेचेगा, स्टॉक्स बेचेगा, राइट, या फिर वो मार्केट से उधार लेगा। और मार्केट से उधार आपको पता है खुली मार्केट में उधार 2-3% पर मंथ पे मिलता है, राइट। और अब अगर वो अपने स्टॉक्स बेचेगा तो उसने अपनी जो 2 साल की मेहनत करी थी, ये कंप्लीट जो उसकी मेहनत थी वो
खराब हो गई, खराब नहीं हो गई बल्कि हो सकता है उसको लॉस भी बुक करने पड़ जाए अगर ऐसी स्थिति में उस समय स्मॉल कैप्स नहीं चल रही है, उस समय म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट नहीं चल रही है और वो 20-30%, 40% डाउन है, जैसे कि हमने कोविड में देखा या हमने अभी भी देखा मार्केट कितने दिनों से जो है स्लगिश चल रही है, कितने सालों से जो है वो ऐसी डामाडोल सी चल रही है। तो आप ये सोच के देखिए कि उस समय उसको अपने लॉसेज जो सिर्फ पेपर लॉसेज थे उन्हें रियल लॉसेज में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा और वो अपने लॉसेस की वजह से एक तो वहाँ पे उसको मेडिकल इमरजेंसी है और दूसरा यहाँ पे मार्केट की वजह से उसको लॉस में अपने म्यूचुअल फंड्स बेचने पड़ जाएंगे। और यहीं पे रूल आता है ए मेडिकल इंश्योरेंस का, बी आपके इमरजेंसी फंड का, जो हमारे आज की वीडियो का मेन डिस्कशन जो है वो होने वाला है। राइट। तो आपने एक बात समझिए कि मैक्सिमम लोग पता है क्या गलती करते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही इमरजेंसी फंड समझ लेते हैं। इस लाइन को समझिए, इस लाइन की ग्रेविटी को समझिए कि मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही अपना इमरजेंसी फंड समझ लेते हैं, जबकि इमरजेंसी फंड बिल्कुल एक सेपरेट आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इमरजेंसी फंड समझ लेंगे फिर आपसे वही गलती होगी जो इस व्यक्ति से हो रही थी और फिर आप लोग अचानक से जीरो पे आके खड़े हो जाएंगे, अपनी 2, 3, 4, 5 साल की मेहनत को आप लोग अचानक से क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। क्योंकि मार्केट्स का कुछ नहीं पता, वो आज अप है तो कल नीचे है और हो सकता है जब आपको रिडीम करना हो वो 40% नीचे चल रही हो। राइट। तो आप ये समझ लीजिए कि इमरजेंसी फंड्स आर द फाउंडेशन फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। नींव जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, नींव है इमरजेंसी फंड, नींव है। और जिसने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है वी आर नॉट फ्रेंड्स, बात खत्म। राइट। तो सबसे पहले आपको जो है वो इमरजेंसी फंड अपना बनाना चाहिए। राइट। यहाँ पे हमारे ऑडियंस के लिए और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए की टेक अवे ये है कि अगर आप डर रहे हो इन्वेस्ट करने से क्योंकि आपको नहीं पता कि कल पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो वो पैसा कहाँ से आने वाला है, तो ये प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट किया हुआ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले कुशन बनाएं और फिर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करें। तो इमरजेंसी फंड इज़ द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ना कि SIP। सो मैं सबसे बेसिक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। और मैंने ना कई बार ये देखा है कि इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस को ना इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं लोग। क्या वो सही है या गलत है? मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है ये कि अगर आप इंश्योरेंस को अपना इमरजेंसी फंड समझ रहे हैं। इंश्योरेंस का एक स्पेसिफिक पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल इंश्योरेंस आपको कब काम आएगा, जब आपको मेडिकल इमरजेंसी होगी। इवन उस मेडिकल इमरजेंसी में आपको इमरजेंसी फंड भी काम आ सकता है, बट यू कैन नॉट रिप्लेस इमरजेंसी फंड विद मेडिकल इंश्योरेंस। मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि मेडिकल इमरजेंसी नहीं है बट जॉब चली गई किसी की, राइट। अब उसके पास पैसे नहीं है तो वो मेडिकल इंश्योरेंस वाले से थोड़ा ना बोलेगा भैया मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे दे दो क्योंकि मेरी जॉब चली गई है, या वो टर्म इंश्योरेंस वाले से थोड़ा ना बोलेगा। वहाँ पे आपका इमरजेंसी फंड का रोल बहुत बड़ा है। और सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। मैं कहता हूँ घर पे किसी को कोई बड़ा रिपेयर कराना पड़ गया, राइट, कोई बड़ा रिनोवेशन कराना पड़ गया, जो किसी चीज़ के चलते कुछ घर में प्रॉब्लम हुई और उसके बाद आपको रिपेयर करवाना पड़ रहा है, तो आप मेडिकल इंश्योरेंस से थोड़ा ना पैसा मांग सकते हो। सो पॉइंट इज इमरजेंसी फंड का ना आप नाम ही उसको डिफाइन कर रहा है कि भैया ऐसा पैसा जो आपको उस टाइम पे काम आएगा जिस टाइम पे आपके पास पैसा नहीं है, राइट। और इसकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता है क्या है? कोविड जैसी घटना है। और अगर मैं ये कोविड तो मैंने बोल दिया देश के लेवल पे, दुनिया के लेवल पे, अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूँ तो लॉस ऑफ जॉब, राइट, जॉब लॉस जैसी घटनाएं जो हैं ये इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस को बार बार हाईलाइट करवाती रहती हैं। 2 व्यक्तियों को आप लोग जो है वो साथ में रख के देखिए, एक जिसकी जॉब गई और उसके पास कोई बैकअप नहीं है, बी जिसकी जॉब गई और उसके पास 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का या और उससे भी ज़्यादा का जो है इमरजेंसी फंड तैयार है। तो शायद पहले वाला व्यक्ति पैनिक में आके कुछ उल्टी सीधी चीज़ें कर सकता है या कम पैसों में जॉब एक्सेप्ट कर सकता है या वो परेशान हो जाएगा, इन शॉर्ट, राइट। लेकिन अगर मैं दूसरे व्यक्ति की बात करूं जिसके पास जो 12 महीने तक का क्वेश्चन अवेलेबल है, वो कहेगा कोई बात नहीं, मैं चिल्ड आउट हूँ, बिल्कुल मैं अपना टाइम लूँगा, मैं देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे लिए बेस्ट क्या हो सकता है। वो समय लेगा, पैनिक नहीं करेगा, अपना फोकस अपने स्किल्स पे, अपनी एजुकेशन पे जो उसे अगर और लेनी पड़ रही है या और ऐसी चीज़ों पर लगाएगा जो फाइनली उसे जॉब ढूंढने में और जॉब करने में जो है वो हेल्प करेगी। सो दिस इज़ वॉट इमरजेंसी फंड इज़। और मैं सच बताऊं कि ये चीज़ है ना, हमें बोला जाता है कि स्कूल में पर्सनल फाइनेंस नहीं पढ़ाया जा रहा है या बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। सिखाया जाता है मतलब पर्सनल फाइनेंस क्या है ना, देखो लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और उन्हीं प्रिंसिपल से पर्सनल फाइनेंस भी निकल रहा है, राइट। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट मैं तो समझता ही था, बट मैंने देखा कि मेरी डॉटर ने भी वो पढ़ा हुआ है बट उसे पता नहीं है कि उसे इमरजेंसी फंड बोलते हैं। कैसे पढ़ा हुआ है? मेरी डॉटर की बुक में कहानी थी ग्रास हॉपर और एंड्स की कहानी, चींटियों और वो टिड्डा जिसे बोलते हैं ग्रास हॉपर, उसकी कहानी थी। तो उसमें क्या बताया गया कि भाई गर्मियों का समय है,
चींटियां खाना खा भी रही हैं लेकिन साथ में बचा भी रही हैं सर्दियों के लिए, क्योंकि सर्दियों में भाई साहब खाना शायद नहीं मिलेगा। ग्रास हॉपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ गर्मी में अपना खाना खा रहा है और चींटियों को देख के हंस रहा है, राइट। फिर सर्दियाँ आई, जब सारा खाना खत्म हो गया, चींटियां अपना अंदर आराम से अपने घर में बैठी हुई हैं, गर्म एकदम उनका भाई साहब घर है और बढ़िया वहाँ पे जो है उसको वहाँ पे उनके पास सारा खाना बना भी। ग्रास हॉपर भूखा मर रहा है क्योंकि ग्रास हॉपर ने क्या नहीं बनाया था, ग्रास हॉपर ने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया था। अब लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि ग्रास हॉपर ने तो अपनी ज़िंदगी जी है। भाई ज़िंदगी जियो, बट ज़िंदगी में थोड़े बहुत अनसर्टनिटीज़ के लिए थोड़ी बहुत प्लानिंग करके चलो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आज को बिल्कुल मार ही दो कल जीने के लिए, राइट, लेकिन बैलेंस आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा कि आप आज भी ढंग से जियो और आपकी जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी जितना आप रिड्यूस कर सकते हो आज को ढंग से जीते हुए, वो भी आपको जो है वो ज़रूर करना चाहिए, राइट। सो बस यही इमरजेंसी फंड है, एक ऐसा कुशन जो आपकी हर मुश्किल को आराम से निकलने का जो है वो आपको समय देता है। जब आप मुश्किल में पड़ते हैं तो आपको उसको आराम से सोचने समझने का जो है वो आपको समय दे देता है। यही है सिंपल सा हमारा इमरजेंसी फंड। अब की टेक अवे क्या है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए इस सवाल से कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड भाई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इमरजेंसी फंड एक फाइनेंशियल कुशन है जो मुसीबत के समय आप लोगों को प्रेशर में आके कोई गलत डिसीजन लेने से बचा लेता है। चींटी बनना है, ग्रास हॉपर नहीं। सो हमने ये तो समझ लिया कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। अगर हम इंस्टाग्राम देखते हैं तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी रील्स मिल जाएंगी जिसपे ये बताया जाता है कि आपका इमरजेंसी फंड 3 महीने का होना चाहिए, 6 महीने का जो आपके एक्सपेंसेस है उतना होना चाहिए, कोई बोलता है 12 महीने का होना चाहिए। तो एग्जैक्टली ये नंबर होना कितना चाहिए और इसका फॉर्मूला क्या है ये 3, 6, 12, 24 देखने का? बहुत सिंपल है वृंदा। अगर कोई भी व्यक्ति जनरलाइज कर रहा है इस चीज़ को कि आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जनरलाइज कर रहा है, वो कह रहा है सब कोई 6 महीने, तो मैं उसे 0 मार्क्स देने वाला हूँ भाई, राइट। ऐसा क्यों? आलसी है वो व्यक्ति, राइट। आप ये समझो ना कि अगर डॉक्टर के पास डिफरेंट तरीके के भाई मरीज जाते हैं और सबको एक ही दवाई पकड़ाने लग जाए, गड़बड़ हो जाएगी ना। आप ये समझिए कि सबसे पहले ना आप इस बात को इधर ना विजुलाइज करके देखते हैं ज़रा। मान लीजिए आपके पास ना 2 व्यक्ति हैं, ठीक है जी, ये है राम और ये है श्याम, ठीक है जी। अब राम जो है भाई साहब 25 साल का है और इनकी कोई शादी भी हुई नहीं है, शादी नहीं हुई है, बच्चे भी नहीं है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। पेरेंट्स के भी कोई भाई डिपेंडेंसी इनके ऊपर है नहीं, इनके पेरेंट्स खुद से जो है कमा खा रहे हैं। अब इधर देखो श्याम जो है भाई साहब वो 40 साल का है। अब श्याम की जो वो शादी हो चुकी है, इसके भाई साहब 2 प्यारे प्यारे मुच नूनू शोनू मोनू वाले बच्चे भी हैं और पेरेंट्स की डिपेंडेंसी भी इनके ऊपर ही है। आपको लगता है कि इन दोनों लोगों को सेम टाइम और सेम अमाउंट का इमरजेंसी फंड चाहिए होगा? No. यही प्रॉब्लम है जब हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, दिस इज रॉन्ग। और पर्सनल फाइनेंस जब हम लोग बोलते हैं ना, क्या है पर्सनल फाइनेंस? पर्सनल फाइनेंस, राइट, 2 शब्द हैं इसके अंदर और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? पर्सनल। कि भैया आपका अपना, राइट। इट डिपेंड्स एक्चुअली आपके इमरजेंसी फंड का जो अमाउंट है वो और जो पीरियड आप बोल रहे हो 6 महीने 12 महीने, वो आपके हालात डिसाइड करेंगे, ना कि कोई इंस्टाग्राम की रील डिसाइड करेगी, राइट। तो आपको सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, आपको अपने हालात जानने पड़ेंगे और तब जाके आप क्या डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे इमरजेंसी फंड जो है वो कितना चाहिए, राइट। सो इसका फॉर्मूला क्या है कि अब हम कैसे डिराइव करें पीरियड कितना होना चाहिए? बहुत सिंपल है। ये पीरियड का फॉर्मूला तो खैर मैं नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको इमरजेंसी फंड निकालने का फॉर्मूला ज़रूर बता सकता हूँ और मैं आपको कुछ हिंट्स दे सकता हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस कैसे आप वो पीरियड जो है वो निकाल सकते हैं। वो हिंट्स ही होंगे, वो बेसिकली एक बहुत ही जजमेंटल बात है। आप अलग सोच सकते हो, मैं अलग सोच सकता हूँ। आपका स्टेप 1 पता है क्या होना चाहिए? आपका स्टेप 1 होना चाहिए कि आप अपना मंथली एक्सपेंस जो है वो पता लगाएं। ऐसा मंथली एक्सपेंस जिसके बिना आप जी नहीं पाएंगे, जिसमें हो सकता है आपका रेंट हो, आपका ग्रॉसरी के जो है वो आइटम्स जो आप परचेज करते हैं वो हो, बच्चों की स्कूल फीस हो, आपकी कोई ईएमआई जा रही है जो आप नहीं छोड़ सकते हैं बिल्कुल भी, वो ईएमआई हो, या इस तरह के आप नेचर समझ के ना मैंडेटरी एक्सपेंसेस हो सकता है, आपकी कोई मेडिसिन आ रही हो जिसके बिना आप जी नहीं सकते हो, या आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है उन मेडिसिन पे। इन सारे एक्सपेंसेस को आप लोग जोड़ लीजिए और फिर आप लेट से अगर आपके नंबर आता है 50,000 रुपये, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट। तो 50,000 नहीं, आप इस 50,000 को 10 से 15% से बढ़ा दीजिए, राइट। लेट से आप 57,000 रुपीज़ पकड़ लो। वाई? क्योंकि भाई आपको इमरजेंसी के लिए पैसा जो है वो आपने इकट्ठा करना है। और हमेशा मैं बोलूँगा कि कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल फॉलो करें। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं ये मान के चलें, इनकम कम हो सकती है ये मान के चलें, राइट। तो हमने क्या किया, लेटेस्ट से हमारा ये फिगर आया था 50,000 रुपीज़, हमने उसे 10-15% से बढ़ा लिया, लगभग हमने उसे 57,000 जो है वो कर दिया है। 14% के आसपास जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अब
ये जो हमारा 57,000 आ गया ना, कि ये हमारा भाई मिनिमम एक्सपेंडिचर है, मिनिमम एसेंशियल एक्सपेंडिचर है हमारा ये, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करें। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ पे आता है वो पीरियड। आप 3 से कर सकते हो, आप 6 से कर सकते हो, आप 1.5 से भी कर सकते हो, डोंट वरी, राइट। आप 9 से कर सकते हो, आप 12 से कर सकते हो, 11, 10, 18, आप इसे, हो सकता है मुझे लोग बाग इसके लिए ट्रोल करें, मैं कहता हूँ आप इसे ना 36 से भी कर सकते हो, और करना चाहिए, बस डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहीं पे राम शाम की जो मैं बात कर रहा था, ये रहा राम, इसकी सैलरी जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही है, सिंगल है, राइट, और कोई इसके पास जो है अभी किड्स नहीं है, कोई इसके ऊपर जो है वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स के घर में रह रहा है, कोई रेंट नहीं जाना है, कोई इसने ईएमआई वगैरह नहीं रखी है। हो सकता है इसके लिए सिर्फ 1.5 से 2 महीने का इमरजेंसी फंड मोर देन सफिशिएंट हो। जॉब गई है भाई, छड़ा हूँ फिर ढूंढ लूंगा मैं, छड़ा हो समझते ना कि भाई सिंगल हूँ, कोई टेंशन की बात ही नहीं है हमारे भाई, कोई घर कोई ठिकाने की कोई टेंशन ही नहीं है, मम्मी पापा के घर में रह रहे हैं, तो इसके लिए शायद हो सकता है 1-1.5 महीने का इमरजेंसी फंड बहुत हो, राइट। और अगर मैं उसी शाम की बात करता हूँ जहाँ पे मैरिज भी हो गई है उसकी, अब इस पे भी देखो मैरिज में भी क्या है, आपकी स्पाउस वर्किंग है कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है। आपके जो बेटर हाफ है वो वर्किंग है या नहीं है, इस पे डिपेंड करता है। किड्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बच्चे कौन से तरह के स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस क्या जा रही है, और फीस ही नहीं, उन बच्चे जब आपके जब बच्चे होते हैं तो आप सिर्फ फीस का खर्चा नहीं करते हैं, स्कूल फीस का, और बहुत इधर उधर साइड एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं उनके, आपने कोई क्लासेस और कोई ज्वाइन करवा रखे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, प्लस क्योंकि एज 40 ईयर्स है, इनकी अपनी खुद की मेडिकल नीड्स भी हो सकती हैं, इनके पेरेंट्स भी बहुत ओल्ड एज होंगे इनके मुकाबले, राम के मुकाबले, उनकी अपनी मेडिकल नीड्स हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ना इनको मिनिमम 6 मंथ्स के लिए जाना चाहिए, मिनिमम। और मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई यही 6 महीने होने चाहिए, किस तरह के जॉब है इनका, कितनी वोलेटिलिटी है इनके जॉब में, किस तरह का बिजनेस है इनका, वो बिजनेस कितने अप्स एंड डाउन्स दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोन टू फेलियर तो नहीं है इनका बिजनेस, या बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स तो नहीं आते, उसके हिसाब से भी आपके मल्टीपल, और ये जो पीरियड है ना 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, ये डिसाइड होता है। और अब आप ये सोच के देखिए, इन दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंट है, और इन दोनों की लाइफ में अगर पैसे का इनफ्लो रुका ना, तो राम फिर भी सर्वाइव कर जाएगा लंबे समय तक, लेकिन शाम लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है कि भाई आपका इमरजेंसी फंड कितने महीने का होगा, ये आपके पर्सनल हालातों पे डिपेंड करता है, ना कि रील्स पे डिपेंड करता है। बैठ के आपको ये सोचना पड़ेगा, व्हाट आर माय मिनिमम एसेंशियल एक्सपेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, एंड देन यू हैव टू टेक अ कॉल कि मैं कितने महीने के इमरजेंसी फंड में कंफर्टेबल जो है वो फील करता हूँ, जब मेरे पास पैसा रुक जाए तो मैं कितने महीने चाहूँगा कि मेरे पास हो, कितना कुशन मेरे पास हो कि मैं बिना स्ट्रेस के जो है नया काम ढूंढ सकूँ या कोई नया काम शुरू कर सकूँ। राइट। एक छोटी सी चीज़ मैं इसमें और ऐड करूँगा, देखो राम कभी तो शाम बनेगा ही भाई, क्यों, शादी होगी, बच्चे होंगे, पेरेंट्स धीरे धीरे एज बढ़ेगी, पेरेंट्स की डिपेंडेंसी आपके ऊपर आएगी, तो उस केस में ना आपको ये एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इमरजेंसी फंड एक नंबर बना के भूल नहीं जाना है, आपको इसे रिव्यू भी करते रहना है कि क्या ये जो इमरजेंसी फंड आज एग्जिस्ट करता है ये मेरे करंट हालात के हिसाब से सही है या नहीं है। ये बात आपको ज़रूर कंसिडर करके चलनी है। एग्जैक्टली। इमरजेंसी फंड कितने महीने का होना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, इस वाले सवाल से क्या टेक अवेज है मैं आपको बता देता हूँ। इमरजेंसी फंड जो है वो 6 महीने का रखो, ये भैया इंस्टाग्राम का जवाब है। आपका इमरजेंसी फंड आपके हालात पर डिपेंड करता है, अपने एक्सपेंसेस निकालो, सही मल्टीपल चूज करो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, और बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि आप बोलो मुझे 10 साल का इमरजेंसी फंड चाहिए, बैलेंस स्ट्राइक करो और अपने खर्चों को देखते हुए, अपने हालातों को देखते हुए ही अपना इमरजेंसी फंड निकालिए। अब मैं ये तो समझ आ गया कि इमरजेंसी फंड होना कितना चाहिए, बट अब इसे रखना कहाँ है, कहाँ पार्क करना है ये फंड? देखो कहाँ पार्क करना है उसका ना एक सिंपल मैं आपको रूल बताता हूँ। आप इन दोनों रूल्स को फॉलो करना और उसके कहीं मर्जी पार्क कर देना जहाँ पे ये दोनों रूल्स आपके सेटिस्फाई हो रहे हो। रूल नंबर 1, आपका पैसा सेफ रहना चाहिए। रूल नंबर 2, आपका पैसा जो है वो एक्सेसिबल रहना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया मेरे सेटिस्फाइड होंगे, मैं उस जगह पे इमरजेंसी फंड को रख सकता हूँ। और ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे ना रिटर्न की बात भी नहीं करी, मैं इसे 3rd नंबर पे नहीं रख रहा हूँ, मैं रिटर्न के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। दिस इज नॉट द अमाउंट जहाँ मैं रिटर्न कमाने की सोच रहा हूँ, दिस इज द अमाउंट जिसके लिए मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं जब मुसीबत में होऊंगा तो ये मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे हारने नहीं देगा, मुझे कोई गलत डिसीजन लेने से बचाएगा, मुझे अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेचने से बचाएगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा इमरजेंसी फंड सेफ रहे और एक्सेसिबल रहे। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताना शुरू करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप इमरजेंसी फंड को पार्क कर सकते हो। सबसे पहली बात, आपने एक प्रिंसिपल सीखना है और वो प्रिंसिपल है लेयरिंग का प्रिंसिपल।
आपने परत बनानी है, परतें बनानी है, बल्कि लेयर्स बनानी है किसकी? इमरजेंसी फंड की। ओके। फिर वही इंस्टाग्राम वाली एडवाइस, इमरजेंसी फंड को आप लोग आर्बिट्राज फंड में डाल दो, गलत है ये। लिक्विड फंड में डाल दो, गलत है ये। एफडी में डाल दो, गलत है ये। घर पे रख लो, गलत है ये। सब जगह पे रखो थोड़ा थोड़ा। इसी को बोलते हैं लेयरिंग। आपकी जो फर्स्ट लेयर आती है ना, वो फर्स्ट लेयर मेरे हिसाब से आपके लिए होनी चाहिए आपके घर पे, राइट। और ये फर्स्ट लेयर हो सकता है, लेट अस से आप लोग क्रिएट करने की सोच रहे हैं 3 लाख का एक इमरजेंसी फंड, राइट। तो आपकी फर्स्ट लेयर हो सकती है इसका लेट अस से 10%, अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल थिंग्स। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 30,000 रुपये, ये 30,000 रुपये आपके घर पे हमेशा कैश में रहेंगे। अब मम्मी कहाँ रख रही हैं, बस वो सेफ रहे कि भाई एक्सेसिबल हो वहाँ पे, ठीक है। आप वो 30,000 रुपये घर पे रखें। लोग इसके लिए क्रिटिसाइज कर सकते हो, 30,000 रुपये घर पे, इस पे तो मैं एफडी करवा के रिटर्न कमा सकता था। अगर आपने देखा भैया, रिटर्न हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। हमारा सिंपल ऑब्जेक्टिव है सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी। अब ये देखिए 30,000 रुपये आपके पास अगर घर में कैश पड़े हुए हैं, वो हमेशा एक्सेसिबल हैं। आप उन्हें कभी भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। एटीएम नहीं चल रहा, यूपीआई नहीं चल रहा, क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा, बैंकिंग नहीं चल रही, कुछ भी हो जाए, आपके पास 30,000 रुपये कैश पड़ा हुआ है, राइट। एंड एक बात बताऊँ आपको, मॉर्गन हाउसल अपनी किताब में क्या बोलते हैं, रिस्क इज वॉट यू डोंट सी। तो आप अगर ये सोचो नहीं सब चीज़ें चलती रहेंगी, भाई यही तो बात है, रिस्क वही होता है जो आपको दिखता नहीं है, और हम उसी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उसका आंसर भी है, रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी, देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट रिस्क। आप बस थोड़ा ओवर प्रिपेयर कर सकते हैं, और हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट लेयर। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर ना आप बैंक की एफडी में भी रख सकते हो। बैंक एफडी जिन्हें हम लोग बहुत सुनाते हैं, राइट। कुछ पोर्शन आपका बैंक एफडी में भी आ सकता है। बैंक एफडी खासकर आजकल बहुत सारे बैंक्स ऐसे आ गए हैं जिनमें आप बैंक एफडी बनाते हो और आप ऑनलाइन उन्हें ब्रेक भी कर सकते हो। तुरंत पैसा इंस्टेंटली जो है आपके, यस मेरा एक्सपीरियंस तो एचडीएफसी के साथ है। तो एचडीएफसी में आप एफडी बनाओ, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट से बना हुआ है तो वो तुरंत टूट जाता है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करंट अकाउंट में ऐसा नहीं हो पाता है। तो उसके लिए ब्रांच विजिट करो, ये करो। ऐसी जगहों पे मत फंसा दीजिएगा पैसा जहाँ आपको ब्रांच विजिट करनी पड़ रही है इमरजेंसी में। यहाँ इमरजेंसी आई और आप जाके बैंक वालों से डील कर रहे हो, उस दिन बैंक नहीं खुला, या बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है। तो आप इन्हें एक बैंक एफडी में रख सकते हैं जो इंस्टेंट आपके लिए रिडीमेबल हो, राइट। अब जो थर्ड लेयर है ना, वो हमें ऐसी लेयर बनानी, देखो ये बिल्कुल ही इनएफिशिएंट लेयर है रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें कमाना भी नहीं है। ये आपको फिर भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन जितना या इन्फ्लेशन से थोड़ा सा कम रिटर्न दे दे, लेकिन इस पर आपको रेगुलर टैक्स भी पे करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि एफडी पे जब भी इंटरेस्ट बनेगा, हर साल आपको उस पर जो है वो अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन थर्ड लेयर की अगर मैं बात करूं, ये आप थोड़ा सा एफिशिएंट होने की यहाँ पे सोचेंगे टैक्स वाइज, और वो हो सकते हैं आपके लिक्विड फंड्स। अब लिक्विड फंड्स और एफडी में क्या फ़र्क है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिक्विड फंड्स और एफडी में क्या फ़र्क है? एफडी में आपको हर साल जो है वो टैक्स देना ही देना है, उसको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर आपको टैक्स देना है। लिक्विड फंड पे जब तक आप लोग रिडीम नहीं करोगे लिक्विड फंड को, तब तक आपको जो है वो टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। डेफर होता रहेगा। येस, टैक्स डेफरमेंट यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। एंड फिर इसी थर्ड लेयर का एक और पार्ट हो सकता है जो मेरा फेवरेट है, वो है आर्बिट्राज फंड्स। आर्बिट्राज फंड में फ़ायदा क्या है? एक तो वही लिक्विड फंड का फायदा कि रिडीम होता रहे, जब तक रिडीम नहीं होगा तब तक जो है टैक्स डेफर होता रहेगा। आपने इमरजेंसी फंड को 3, 4, 5 साल 10 साल यूज़ नहीं किया तो वो टैक्स डेफर होता रहेगा उस पर। और दूसरा फायदा क्या है कि आर्बिट्राज फंड की जो टैक्सेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। खासकर वो लोग जिनको टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है, जिनके स्लैब रेट्स बहुत हाई हैं, वो लोग आर्बिट्राज फंड को यूज़ कर सकते हैं एक लेयर बना के। यहाँ पे आपका टैक्स जो है वो 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है। अगर शॉर्ट टर्म है तो वो 20% के आसपास आपको टैक्स लगेगा, और अगर लॉन्ग टर्म है तो उस पर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। जबकि यहाँ पे लिक्विड फंड में आपके स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स लगता है, एफडी में भी आपके स्लैब रेट के हिसाब से ऊपर जो है आपके ऊपर टैक्स लगता है। तो इस तरीके से आपको लेयरिंग करनी है, आपके पास पैसा जो है वो एक्सेसिबल हो। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि लिक्विड फंड में इन कंपैरिजन टू आर्बिट्राज फंड ज़्यादा एक्सेसिबल है पैसा, क्योंकि आज की डेट में फंड हाउसेस 50,000 रुपीज़ इंस्टेंट रिडम्पशन जो है वो अलाउ करते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके अगर लिक्विड फंड में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो आप लोग 50,000 रुपए जो है वो इंस्टेंटली जो है वो निकाल सकते हो। आई थिंक 90% और 50,000 विच एवर इज लोअर, ऐसा कुछ इनका फॉर्मूला है। विच एवर इज हायर या लोअर, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप तुरंत जो है वो एक्सेसिबल कर सकते हो। यहाँ पे एक प्रो टिप ये है कि आप अगर लिक्विड फंड में पैसा डाल रहे हैं तो एक ही एएमसी के लिक्विड फंड में पैसा ना डालें, 2-3 एएमसी के लिक्विड फंड में पैसा डालें, ताकि आप तुरंत 50,000 रुपए जो है वो निकाल पाओ और आप अचानक से, यस, ताकि आप लोग जो है वो
लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक जो है वो निकाल पाओ अगर आपने 4 अलग अलग AMC के लिक्विड फंड में पैसा डाला हुआ है तो, राइट। एंड आर्बिट्राज फंड में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आर्बिट्राज में फंड में पैसा आने में आपको 2 से 3 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन छुट्टियां चल रही है, क्या हो रहा है, कब आपने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये मेरे हिसाब से आपकी इमरजेंसी फंड की प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको इमरजेंसी फंड कहाँ पे जो है वो रखना है। अब हमारे इस डिस्कशन से कि इमरजेंसी फंड कहाँ पे रखना चाहिए, की टेक अवेज क्या है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे प्यारे प्यारे ऑडियंस के लिए। नंबर 1, इमरजेंसी फंड रखने के 2 ही रूल हैं, सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी। रिटर्न्स के बारे में सोचना भी नहीं है। नंबर 2, लेयर्स बनाइए, थोड़ा पैसा घर पे, थोड़ा पैसा FDs में और थोड़ा पैसा लिक्विड और आर्बिट्राज फंड में आप लोग जो है वो रख सकते हैं। याद रखिए, आपको बहुत लोग मिलेंगे ये कहने वाले कि इधर डाल दो, उधर डाल दो, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आपको उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो आपने ये तो बता दिया इमरजेंसी फंड कहाँ पे रखना है, बिल्कुल, बट कहाँ नहीं रखना वो भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूँगी कि वो भी आप बता दो। इससे तो भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वृंदा, और मुझे लगता है कि इमरजेंसी फंड इज़ प्रोन टू फेलियर बिकॉज ऑफ दिस। कसम खा लो, कान खोल के सुन लो, लिख लो, और कम से कम सुबह उठ के 2 बार रिपीट कर लिया करो कि मैं अपने इमरजेंसी फंड को स्टॉक मार्केट में नहीं लगाऊंगा, किसी भी फॉर्म में नहीं लगाऊंगा, कैसे भी नहीं लगाऊंगा। आपको बहुत लोग मिलेंगे ज्ञानी, परम ज्ञानी, अरे भाई अभी तो 3-4 साल है ना, लगाते स्टॉक मार्केट में, स्मॉल कैप में लगा के रख दे, मिड कैप में लगा के रख दे, ये कर ले वो कर ले। नहीं, आपने उस पर रिटर्न कमाना ही नहीं है, बस ये समझ लो। ये आपकी सेफ मनी है, राइट। और इक्विटी इज नॉट सेफ, इक्विटी इज वोलाटाइल, इक्विटी इज हाईली वोलाटाइल। आप इस बात को ऐसे समझो वृंदा, 23 मार्च 2020 सबको याद होगा, राइट। एटलीस्ट हमारी जनरेशन में तो सबको याद होगा। थालियां बजी, कोविड लॉकडाउन लगा, राइट। मार्केट जो है वो 12,000 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12,000 समथिंग से 7,800 तक आ गया, 7,800 तक। अब आप इसके बारे में सोच के देखिए, एक तो भाई बोलते हैं ना, सर मुंडाते ही ओले पड़े, एक मुहावरा है कि बस मैंने अपना सर मुंडवाया ही था और ऊपर से ओले पड़ गए। मतलब आप समझ रहे हो ना कि कड़की में आटा गीला होना, ये भी हमने कई बार सुना होगा, कड़की में आटा गीला होना। सो ये वही सिचुएशन है कि एक तो भाई साहब आपने अगर अपना इमरजेंसी फंड लगा रहा होता तो आप मान लो आपने 12,000 रुपये रखे थे, वो रह गए 7,800। ऊपर से कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, आपके सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गई। तो कड़की में आटा गीला हुआ कि नहीं हुआ? और यहीं पे मैं आप लोगों को एक गाइडेंस देना चाहता हूँ कि प्लीज़ लोग, एक तो म्यूचुअल फंड ना बहुत अच्छी चीज़ है, बट आप समझ लो कि म्यूचुअल फंड का अपना पर्पस है और इमरजेंसी फंड का अपना पर्पस है और मकसद है, और मकसद भूलना नहीं है, मकसद नहीं भूलना किसी भी हाल में। तो भाई इमरजेंसी फंड का मकसद है कि आपको इमरजेंसी में हेल्प करना, और वो तभी हेल्प कर पाएगा आप जब उसमें वो फुल पावर होगी। आप सोचो ना, यहाँ पे अगर मार्केट 40% से नीचे आ गई तो आपका इमरजेंसी फंड 40% से कम हो गया, 40% का कुशन पतला हो गया आपका, राइट। तो चोट लगने वाली आपको बहुत ज़्यादा। तो बस ये बात याद रखें कि इसे ऐसी किसी भी जगह पे ना लगाएं जहाँ पे कैपिटल के नीचे जाने की संभावना है, और इक्विटी में ऐसा होता है, राइट। एंड प्लीज़ 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 नई नई चीज़ें आ रही हैं, इक्विटी सेविंग्स फंड, वो वाला फंड, जहाँ भी इक्विटी है ना, चाहे 25%, चाहे 30%, चाहे 50%, दूर भागो भाई उससे इमरजेंसी फंड के केस में। अदरवाइज आपको ग्रोथ चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने, तो इक्विटी आपके लिए है, राइट। तो हर किसी का अपना एक मकसद है, और मकसद नहीं भूलना। सो यहाँ पे हमारे ऑडियंस के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए की टेक अवे ये है कि इमरजेंसी फंड पे रिटर्न ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है। हो सकता है जब आपको वो फंड चाहिए मार्केट नीचे हो, तो आपका कुशन आधा हो सकता है। हर पैसे का एक मकसद है, और यहाँ पे इमरजेंसी फंड का मकसद कमाना नहीं है, इमरजेंसी में काम आना है। सो हमें यहाँ पे ये तो समझ आ गया कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कहाँ पार्क होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। बट एक बंदा जो अभी स्टार्ट कर रहा है इमरजेंसी फंड बनाना, वो कैसे वो फंड क्रिएट कर सकता है, क्या एग्जैक्ट प्रोसेस होना चाहिए? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, क्योंकि ये बोल देना 6 महीने का बना लो, ये बोल देना यहाँ रख लो, सारी चीज़ें ठीक है, बट ये करें कैसे? सवाल तो ये आता है हम लोग करें कैसे? तो उसका ना मैं आपको बहुत एक सिंपल जो है वो तरीका बताने की कोशिश करता हूँ। आइए वापस चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, और हमको ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं कि भाई 3 लाख रुपये महीना कमाता है, 10 लाख रुपये महीना कमाता है। मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति है जो 40,000 रुपये महीना कमाता है, राइट। इतना मैं मान सकता हूँ कि भाई हमारा जो ऑडियंस है वो ऐसा होगा जो 40,000 रुपये महीना कमा रहा होगा। हो सकता है कुछ कम भी हो सकता है कुछ ज़्यादा भी हो। मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज हमारा ऑडियंस जो देख रहा है हमें, वो 40,000 रुपीज़ पर मंथ की कोई जॉब या फिर बिजनेस कर रहा है जहाँ से वो 40,000 रुपये महीना निकाल लेता है। अब लेट अस से वो इमरजेंसी फंड बनाना चाह रहा है 2 लाख रुपये का, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर।
अब आप इस 40,000 में से कितना सेव कर सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी आगे की स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी। सी मैं यहाँ पे जो नंबर्स बोल रहा हूँ ना, आप अपने आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई व्यक्ति आके बोलता है कि भाई मैं 10,000 महीना बचा सकता हूँ 40,000 में से आफ्टर ऑल माई एक्सपेंसेस, एंड देयर आर पीपल जो शायद ऐसा कर रहे हो। कोई बोलेगा 8, कोई बोलेगा 5, कोई बोलेगा 2 ही बचा सकता हूँ जी। तो जितने भी बचा सकते हो, मैं उसके हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपये ले लिया, तो अब आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास अप्रोच 1, अप्रोच 2, मैं दोनों अप्रोच लिख देता हूँ, उससे पहले अप्रोच 0 जो मैंडेटरी है। अप्रोच 0 क्या है भैया, इमरजेंसी फंड बनाने निकलो, इससे पहले टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस ले लो। अगर ये नहीं लिया आप लोगों ने तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। अच्छा, अब अप्रोच 1 क्या है आपकी, एक बार ये आपका टर्म इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, वेरी गुड, कीप इट अप। नाउ अप्रोच 1, आप सिंपली 10,000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो लगाते जाओ। कितने महीने के लिए? 20 महीने के लिए। आपके पास क्या इकट्ठा हो जाएगा? 2 लाख रुपए का एक बेस जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। अप्रोच 2 आपके पास क्या हो सकती है कि आप लोग 5,000 रुपये महीना लगाओ, तो ये 5,000 रुपये महीना आपका जो है वो जाएगा 40 महीने के लिए, और बाकी 5,000 महीना आप लोग जो वो क्या करते रहो, इन्वेस्ट करते रहो अपने पसंद के म्यूचुअल फंड में, जो है वो आप SIP कर सकते हो। राइट। एक ना मैं अप्रोच 1.5 भी बता देता हूँ, जो बीच की अप्रोच है कि एटलीस्ट आप शुरू के 6 से 7 महीने स्ट्रिक्टली 10,000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो इमरजेंसी में डालो। राइट, लेट अस से 6, आपका 60,000 का एक बेस बन गया है, और उसके बाद जो है आप 5-5 हज़ार में इसको स्प्लिट कर दो कि 5,000, अब मुझे बाकी जो 1,40,000 रुपये चाहिए उनको मैं 5,000 के हिसाब से अपने नंबर ऑफ मंथ्स में मल्टीप्लाई कर लूँगा, और बाकी 5,000 रुपये मैं अपनी SIP की जो है वो इन्वेस्टिंग कर लूँगा। राइट। ऑनेस्टली मैं बोलूँगा कि दिस अप्रोच इज़ मच लॉजिकल। अनसर्टेनिटी आप जितने कम करना चाहते हैं वो इस अप्रोच में अच्छे से जो है वो कम हो जाएगी आपकी। राइट। सो यहाँ पे ना एक चीज़ आ सकती है ऑडियंस की साइड से कि ये 20 महीने तक पैसे डालते रहना, 25 महीने तक, 40 महीने तक, तो ये तो बहुत टफ होने वाला है। मैं कैसे समझाऊँ, मैं आपको बस एक ही बात बोल सकता हूँ वृंदा, मैं आई एम 40 ईयर्स ओल्ड। राइट, अब मैं 40 साल का हो जाऊँगा इस साल। 40 ईयर्स पता ही नहीं चले कहाँ चले गए। अब 40 साल में कितने महीने आते हैं? 40 मल्टीप्लाइड बाय 12, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 480 मंथ्स आते हैं। कैलकुलेशन भाई एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, 480 मंथ्स, और इसमें से 20 महीने अगर आपको अपने इमरजेंसी फंड में लगाने पड़ रहे हैं, इट्स ओके यार। आप फिर एक क्वेश्चन भी तो ले रहे हो ना, आप फिर तैयार भी तो हो रहे हो ना। एंड एक बात आपको और बताऊं, ये ज़रूरी नहीं है 20 महीने ही रहें। क्यों? आप सोचो, क्या इस दौरान आपकी इनकम नहीं बढ़ सकती? बिल्कुल बढ़ सकती है। हो सकता है आप नई जॉब पे चले जाएं जहाँ पे आपको सैलरी हाइक मिल जाए, तो 20 महीने अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी बढ़ी हुई सैलरी का एक बड़ा पोर्शन समझदारी के साथ जो है इमरजेंसी फंड की तरफ ले आओगे। तो एक्टिव इनकम जिसके बारे में बार बार बोलते रहते हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और पता है, कोई भी, मैं आपको एक बात, इससे एक और लेसन दूँ वृंदा, जो आपने बोला ना कि 20 महीने बहुत लंबा समय है। लाइफ में जो भी मीनिंगफुल चीज़ें हैं ना, जो भी मीनिंगफुल चीज़ें हैं, जो भी मीनिंगफुल थिंग्स हैं, मीनिंगफुल आपकी लाइफ में चीज़ें, आपकी हेल्थ है, आपकी वेल्थ है, वो सब लॉन्ग टर्म बाय नेचर है। और आप ये भी नहीं बोल सकते ना कि भाई साहब बस मैं अब 20 दिन के अंदर जो अपनी बॉडी को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, या 20 दिन के अंदर जो है वो अपनी सारी गंदी आदतें छोड़ दूंगा। टाइम लगता है। किताबों में होता है कि 21 डेज में हैबिट बन जाती है। जी लड्डू बनती है 21 डेज में हैबिट, मुझसे पूछ लो, साफ बोल रहा हूँ मैं तो। राइट, तो समय लगता है, तो वो समय आपको ना देना पड़ेगा, और समय का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। राइट, ना इस वाले का ना रहना का। राइट, तो कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं आ पा रहा अभी, तो पॉइंट यही है। बट एनीवेज चलिए, तो अपना मुद्दा यही है कि भाई आपको इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है। आप इसमें से कोई एक टेक्निक से इंस्पायर हो सकते हैं और अपनी खुद की भी टेक्निक जो है वो निकाल सकते हैं। राइट। अभी हमने देखा कि इमरजेंसी फंड प्रैक्टिकली आप लोग कैसे बनाएंगे। मैं उसी के की टेक अवेज आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले मेडिकल इंश्योरेंस लो, टर्म इंश्योरेंस लो, और उसके बाद अपना इमरजेंसी फंड बनाओ। इन्वेस्टमेंट वेट कर सकती है, और आपके तीनों चीज़ें जो है वो इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। एक बात याद रखें, एक्टिव इनकम भी बढ़ाने की कोशिश करते रहें, उससे आपका इमरजेंसी फंड जल्दी क्रिएट हो जाएगा, और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें। सो आई थिंक हमने इमरजेंसी फंड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और डिटेल में डिस्कशन करा है। एंड अगर कुछ रह गया होगा तो ऑडियंस जैसे ही हमसे कमेंट्स में पूछेगा, हम ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली हर कमेंट को हम लोग रिप्लाई करेंगे। एंड गाइज, ये ऐसी चीज़ें हैं जो ना शायद अगर हम इसको एक मास्टर क्लास बना के भी आपको दे सकते थे। राइट, मैं आपसे पैसे ले सकता था इस बात के, बट मुझे लगता है कि यार ये इतनी बेसिक नॉलेज है, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको इमरजेंसी फंड के बारे में बार बार समझाऊं, आपको
आपको एक्चुअली में इन्फ्लुएंस करूं कि आप लोग थोड़ा सा इमरजेंसी फंड अपना क्रिएट करें, राइट, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना चाहते हैं, शेयर कर दीजिएगा। और साथ में जैसा वृंदा ने बोला, कोई भी आपका सवाल हो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, हम लोग उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।